गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अरे मेरे सारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? क्या मेरे सारे प्यारे बच्चे, अरे भैया क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स क्या बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, जबरदस्त हैं? आपके पेरेंट्स भी बेहतर हैं। थैंक यू सो मच। आप जितना अपना ख्याल रखते हो, मैंने कई बार बताया, उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का भी रखना आपका दायित्व बनता है ना, ताकि आपके पेरेंट्स कह सकें कि नहीं हमारा पुत्र और पुत्री बहुत अच्छे हैं, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हर जन्म में हमें ऐसा ही पुत्र या ऐसी ही पुत्री देना, ताकि वो गौरवान्वित हो सके। इसीलिए कहता हूं बेटा कि आज्ञाकारी बनो। यू शुड बी ओबेडियंट। आज्ञाकारी बनना चाहिए आपको। आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री बनो। जब आप आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बनेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से क्रिएट होगी, उसका संचार होगा, जो कि उन्नत के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनफैक्ट कम टू द पॉइंट, आई होप, मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट बोल्ड स्टूडेंट्स हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स आज्ञाकारी हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर बेहतर बनकर, आदर्श और महान बनकर देश की सेवा के लिए समर्पित होंगे। ये मैं आपसे आशा करता हूं। क्या आशा कर सकता हूं मैं? क्या मैं आशान्वित हूं आपसे? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। आइए टेस्ट यू, मैं आप पे विश्वास करता हूं कि बेहतर बनकर, एक अच्छा इंसान बनकर देश की सेवा के लिए आप समर्पित होंगे, जो कि परम कर्तव्य है। वंस अगेन कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट प्रीपोजिशन, मैंने प्रीपोजिशन की डिफाइन बताई, काइंड्स बताया, परिभाषा और प्रकार बताया, और करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन जो चल रहा है, इसमें मैंने 3 रूल्स कल बताए थे। बताया था ना? कितने रूल्स बताए थे? 3 रूल्स बताए थे, यानी 3 यूज बताए थे, जिसमें से 6 यूज आपको बताए गए थे। याद दिलाऊं आपको, रिमाइंड कराऊं? अरे भैया, पहला यूज था यूज ऑफ इन एंड आफ्टर। इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है। आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। फिर इसके बाद यूज ऑफ इन एंड आफ्टर, इन और एड का प्रयोग, इन एंड एड का प्रयोग, इनका प्रयोग बताया गया बड़े नगरों, शहरों तथा देशों के लिए किया जाता है, जबकि एड का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों, देहातों के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद यूज ऑफ बिहाइंड एंड आफ्टर का प्रयोग, बिहाइंड स्थान सूचक होता है और आफ्टर समय सूचक होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात बेहतर तरीके से सभी लोगों ने करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ लिया? अरे भैया नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर प्रकार से, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्जाम के व्यू से हो या कंपटीशन व्यू से हो, हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पढ़ लिए होंगे, बेहतर नोट्स तैयार कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसीलिए मैंने अभी रिपीट भी कर दिया है। आज नेक्स्ट यूज पढ़ना है प्रीपोजिशन में, अभी और भी हैं, खत्म नहीं हुआ, अभी और भी इंपॉर्टेंट यूज है प्रीपोजिशन के। ठीक है, आज पढ़ने से पहले अपने आप को केंद्रित करिए, अपने मस्तिष्क को केंद्रित करिए और इसके बाद अध्ययन करना शुरू करिए, पढ़ना और समझना शुरू करिए। ठीक है, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, प्लीज अटेंशन एवरीवन। क्या स्टार्ट किया जाए? क्या स्टार्ट किया जाए? पवन बेटा क्या स्टार्ट किया जाए? सचिन स्टार्ट किया जाए? राधा, वेरी गुड। देखिए आज नेक्स्ट रूल है यूज ऑफ बाय, विथ एंड फ्रॉम। अब आपको देखना है, समझना है कि प्रीपोजिशन बाय और विथ का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। बात समझ में आई? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बहुत ही सरल लहजे में, इतने सरल लहजे में कि यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलिए समझिए, बाय और विथ से
कार्य करने वाले, समझिएगा, बाई और विथ से कार्य करने वाले, कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है। किसका? द्वारा का भाव प्रकट होता है। ठीक है, क्या ये साधारण सी बात समझ में आई? बाई और विथ से कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है। किसका प्रकट होता है? द्वारा का भाव प्रकट होता है ना? तो आपको जो जरूरत है, एग्जाम्पल की जरूरत है। मैं समझ रहा हूं किसकी जरूरत है? एग्जाम्पल की। चलिए एग्जाम्पल देखिए सभी लोग, बाई और विथ का एग्जाम्पल देखिए, फिर फ्रॉम का बता रहा हूं। तो बाई और विथ से कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है। कैसे? देखिए, जैसे एज, जैसे कहा गया ही हैज किल्ड a lion Lion, a lion with a sword, SWORD। ये एग्जाम्पल आया। क्या लिखा गया बेटा? समझिएगा, यही समझना बहुत जरूरी है। ही हैज किल्ड, वो मार चुका है, अ लायन, एक शेर को। किसको? एक शेर को। विथ अ स्वॉर्ड, एक तलवार से। भैया मारने वाला तो कोई व्यक्ति है, शेर को मारने वाला तो कोई व्यक्ति है, लेकिन जो मारने वाला है उसने शेर को कैसे मारा, किस प्रकार मारा? अरे भैया उत्तर आया स्वॉर्ड, तलवार से। यानी उसने एक तलवार से शेर को मार दिया है। किससे मार दिया है? शेर किससे मारा? मारने वाला तो ही है, लेकिन शेर किससे मारा गया? स्वॉर्ड, तलवार से। तो बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई वेपन्स आ जाए, कोई औजार आ जाए, लाठी आ जाए, डंडा आ जाए, चाकू आ जाए, है ना, तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाय, उसके पहले प्रीपोजिशन हम विथ लगाते हैं। याद रखना, क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं। फिर से समझिएगा कि उसने एक तलवार से एक शेर को मार दिया है। शेर किससे मारा गया? तलवार से। मारा किससे? तलवार से। तो मैंने क्या बताया कि जब कोई वेपन्स आ जाए, कोई औजार आ जाए, लाठी आ जाए, डंडा आ जाए, बंदूक आ जाए, आई मीन गन आ जाए, रिवॉल्वर आ जाए, है ना, और लाठी, डंडा, गन, बंदूक मीन वही है, और चाकू, कोई भी औजार आ जाए तो उसके पहले प्रीपोजिशन याद रखना विथ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विथ का प्रयोग होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसीलिए यहां पे देखिए स्वॉर्ड मीन तलवार, औजारी तो है तलवार, इसीलिए यहां प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है बेटा? विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ गए? क्या इस बात को समझ गए कि इसमें प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहां पे औजार आया है। औजार क्या आया? अश्वाड़, एक तलवार। तलवार एक औजारी है, वेपन्स ही है। तो जब कोई वेपन्स आ जाए, लाठी डंडा, है ना, लाठी डंडा, तलवार, कुल्हाड़ी, XYZ कोई भी वेपन्स आ जाए तो प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों ने समझ लिया होगा। अब समझिएगा, अब आया बाई। जैसे कह दिया जाए ही केम हियर बाई कालका मेल।
काल का मेल, MAIL, काल का मेल। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग हुआ है, इसमें प्रीपोजिशन क्या है, बाई है। अब बाई क्यों लगाया गया आपको देखना है, यहां बाई क्यों लगाया गया है आपको देखना है कि बाई और विश से कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है। तो यहां द्वारा का भाव आ रहा है, समझिएगा। ही केम हियर, वो यहां आया या आया था, बाई काल का मेल। अरे भैया चौंको मत, काल का मेल, काल का मेल एक ट्रेन का नाम है, रेलगाड़ी का नाम है काल का मेल, अर्थात वह यहां काल का मेल के द्वारा आया था, वह यहां काल का मेल के द्वारा आया था। तो बताया गया बाई और विश से कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है, इसलिए माय बोल्ड स्टूडेंट्स यहां पे प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, बाई का प्रयोग हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई भाई, क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ गए, वेरी गुड। अब आपको समझ में आया कि इसमें प्रीपोजिशन विथ क्यों लगा और इसमें बाई क्यों लगा। एक बार फिर से समझाने की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जो भी चीज बताऊंगा बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा, बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। बस आपको ध्यान से समझना है, मेहनत करना है, नोट्स तैयार करना है और बी रेगुलर एंड पंक्चुअल हो जाना है। यकीनन सब कुछ आएगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम बहुत कमजोर हैं इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं बेटा, शुरुआत में हर एक इंसान कमजोर होता है ना, हर एक इंसान कमजोर होता है। लेकिन जब आपने जान लिया कि हमारी इंग्लिश ग्रामर कमजोर है, तो बेटा पढ़ना शुरू करो। अगर आपने जान लिया और पढ़ाई नहीं की, तो वो सबसे बड़ी जीवन में कमजोरी होगी, सबसे बड़ी कमजोरी होगी। यदि आपने जान लिया कि हमारी इंग्लिश ग्रामर कमजोर है, हमारी इंग्लिश कमजोर है, बेटा पढ़ना शुरू करो, सुधार करना शुरू करो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। और मैंने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है। पार्ट 1 में वॉवेल अल्फाबेट से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। यकीनन यदि आप पूरी ईमानदारी से पार्ट 1 से पढ़ना शुरू करते हो, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आज नहीं, इन फ्यूचर भविष्य में कभी आप इंग्लिश ग्रामर में असफल नहीं हो सकते, कभी असफल नहीं हो सकते। चलिए कम टू द पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? विथ का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि जब कोई औजार आ जाए, लाठी डंडा बंदूक है ना, तलवार कुल्हाड़ी, ठीक है, तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन सदैव विथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं लल्ला? विथ लगाते हैं। और जब द्वारा का भाव देखो आए, तो वहां पे प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। ही केम हियर बाई काल का मेल, वो काल का मेल के द्वारा यहां आया था। क्या क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। बाई और विथ का प्रयोग बिल्कुल क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, वंडरफुल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रॉम, अब आता है फ्रॉम का प्रयोग कहां किया जाता है। तो बेटा बहुत साधारण सी बात है, डरिए नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इतने सरल लहजे में मैं बताऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा, बस समझने की कोशिश करिए। फ्रॉम से पृथकत्व, पृथकत्व प्रकट होता है। फ्रॉम से पृथकत्व प्रकट होता है। अरे साइंस में आपने पढ़ा होगा पृथकत्व, पृथक करना, अलग करना, अलग करना। पृथकत्व को अंग्रेजी में सेपरेशन बोलते हैं, अलग करना। क्या होता है? अलग करना, है ना। जब कोई चीज कहीं से अलग हो जाए तो इसका मतलब ये पृथक हो गया, अलग हो गया, पृथकत्व हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग या फ्रॉम से पृथकत्व प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? एक पॉइंट याद रखना है, पृथकत्व प्रकट होता है। पृथकत्व का मतलब अलग होना, ठीक है। जैसे देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए अब इसका। तीसरा एग्जांपल, जैसे आई
came from I came from जापान। फुल स्टॉप। देखिएगा, आई केम फ्रॉम जापान, आई केम मैं आया, फ्रॉम जापान जापान से, मैं जापान से आया था। कहां से आया था? जापान से। अब बताइए, मैं जापान में या जापान से अलग हो गया? अलग हो गया ना, सेपरेशन हो गया, पृथक हो गया। इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन, इसलिए बेटा यहां पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में। तो आई केम फ्रॉम जापान, मैं जापान से आया। कहां से आया? इसका मतलब वो जापान में है या जापान से अलग हो गया? अलग हो गया, पृथक हो गया। इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है बेटा? फ्रॉम का प्रयोग हुआ है ना। जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे कहा गया कि सी came from Mumbai, Mumbai। She came from Mumbai। अरे भैया वो मुंबई से आई। अब बताओ वो मुंबई में है या मुंबई से अलग हो गई? जब अलग हुई, पृथक हुई, तभी तो आई ना। तो यहां पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि वो मुंबई से पृथक हो गई है, अलग हो गई है। इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए? दैट इज वंडरफुल। चलिए, ये यूज हो गया। अब नेक्स्ट यूज आप देखिए, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। कौन सा यूज पढ़ना है लल्ला? यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, राइट नाउ इसे राइट कर लीजिएगा। पहले सभी लोग नोट करिए, ये रूल्स लिख लीजिएगा सभी लोग। शाबाश, प्लीज राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। लिख लिया? पांचवा रूल देखिए, इधर बता दें साइड में भाई। चलिए देखिए, यूज ऑफ, समझिएगा बेटा, यूज ऑफ beside, BESIDE, beside and besides। बहुत डिफरेंस है भाई beside और besides में। देखिए, यूज ऑफ beside एंड besides, BESIDE beside और BESIDES besides। ठीक है, अब आपको समझना है कि बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग कहां किया जाता है। तो बेटा याद रखना, बहुत ही आसान लहजे में आपको बताऊंगा। देखिएगा, बिसाइड का अर्थ निकट होता है। इसका अर्थ क्या होता है? निकट, जिसको अंग्रेजी में इन द साइड आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन द साइड आप, निकट। बिसाइड का अर्थ क्या होता है? निकट या पास। क्या होता है? निकट या पास। और ये बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त, जिसका फ्रेज होता है इन एडिशन टू, अतिरिक्त। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? बहुत छोटी सी बात है लल्ला, कि यूज आप देखना, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब देखना बिसाइड का प्रयोग कहां होता है और बिसाइड्स का प्रयोग कहां होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिसाइड का अर्थ होता है निकट या पास। क्या होता है? बिसाइड का अर्थ निकट या पास होता है ना। और बिसाइड्स का अर्थ अतिरिक्त होता है। क्या होता है? अतिरिक्त।
समझिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। जैसे कहा गया बेटा, कम एंड सिट, कम एंड सिट beside me, beside me, ये सेंटेंस है। क्या सेंटेंस आया? कम एंड सिट, कम आओ एंड सिट बैठो, कम आओ एंड सिट बैठो बिसाइड मी, मेरे पास या मेरे निकट। इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन, इसलिए बेटा यहां पे प्रीपोजिशन बिसाइड का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? बिसाइड का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? बिसाइड। मैंने बताया बिसाइड का अर्थ होता है निकट या पास। तो कम एंड सिट, कम आओ एंड सिट बैठो बिसाइड मी, मेरे पास। कहां? मेरे पास। तो यहां पे बिसाइड का तात्पर्य निकट या पास होता है, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन बिसाइड का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया बेटा? बिसाइड का किया गया है। क्या ये बात बिसाइड का यूज आपको पता हो गया? बिसाइड प्रीपोजिशन आपको पता हो गया? वेरी गुड। अब देखना यूज ऑफ बिसाइड्स। बिसाइड्स माने क्या होता है? अतिरिक्त। देखिए बिसाइड्स, समझिएगा, रूल 1 है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। बिसाइड्स, BESIDES, besides a book, I bought, BOUGHT, I bought a pen. फुल स्टॉप। समझना है यहां पे, बहुत आसान है। बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त। तो यहां क्या आया? बिसाइड्स। अब एक किताब के अतिरिक्त आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, या एक पेन के अतिरिक्त मैंने एक, यानी बिसाइड्स अ बुक, एक किताब के अतिरिक्त आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। किसके अतिरिक्त? एक किताब के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? एक किताब के अतिरिक्त। तो यहां बिसाइड्स का अर्थ अतिरिक्त आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा या नहीं आ रहा? तो बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए किया जाता है। किसके लिए? अतिरिक्त के लिए। तो बिसाइड्स अ बुक, एक किताब के अतिरिक्त आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा या एक कलम खरीदा। तो क्या आपको समझ में आ गया कि यहां पे प्रीपोजिशन, कि बेटा लल्ला यहां पे प्रीपोजिशन बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसका तात्पर्य अतिरिक्त होता है। अतिरिक्त के भाव के लिए यहां पे बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है। क्या बात ये समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। एक रूल और देखिए, रूल 4, रूल 5 और रूल 6, आई मीन रूल 6। ठीक है, चलिए देखिए। सिक्स नंबर देखिए, यूज ऑफ अरे भैया मजा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ बाई एंड टिल, बाई एंड टिल, TILL, ये हो गया TILL। देखिए यूज ऑफ बाई एंड टिल, BY बाई टिल, TILL। अगर न समझ में आ रहा हो तो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, TILL, टिल। यूज ऑफ बाई एंड टिल। अब देखना है कि यूज बाई और टिल का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो बहुत साधारण सी बात है बेटा कि बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए? निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा? निश्चित समय के लिए किया जाता है।
बाई का प्रयोग समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि टिल का प्रयोग, लल्ला समझना, जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा? अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो ये साधारण सी बात समझ में आ गई। बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल आपको देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे कहा गया, एग्जाम्पल है, आई केम by 2 PM। I came by 2 PM। मैं 2 बजे आया। कितने बजे आया? 2 बजे आया। अब यहां पर देखिए 2 बजे, ये जो 2 बजे है आपका निश्चित समय शो कर रहा है। क्या कर रहा है? निश्चित समय शो कर रहा है, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया बेटा? बाई का प्रयोग किया गया है। बाई का प्रयोग इसमें क्यों किया गया है? क्योंकि 2 बजे आपका निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया है। इसीलिए बताया गया कि बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? निश्चित समय के लिए किया जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बाई का प्रयोग पता हो गया, बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? जैसे आई केम बाई 2 PM, मैं 2 बजे आया। कितने बजे आया? 2 बजे। निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई हमने लगाया। क्यों लगाया? निश्चित समय के लिए लगाया। समझ में आ गया लल्ला? कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही? वेरी गुड, प्लीज अटेंशन एवरीवन। टिल का प्रयोग देखो, टिल का प्रयोग एक एग्जांपल देखिए बेटा सभी लोग, शाबाश। आई शैल वेट, आई शैल वेट, मैं प्रतीक्षा करूंगा, टिल फादर कम्स, टिल फादर कम्स। ये देखिए फुल स्टॉप। क्या है? आई शैल वेट, मैं प्रतीक्षा करूंगा, टिल जब तक फादर कम्स, पिताजी नहीं आ जाते। कब तक प्रतीक्षा करोगे? आई मीन कब तक प्रतीक्षा करोगे? जब तक पिताजी नहीं आते। अब भैया बताइए पिताजी कब आएंगे? कब आएंगे मुझे बताओ ना, कब आएंगे? अब भैया कोई निश्चित समय नहीं पता कि पिताजी कब आएंगे, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित समय का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है बेटा? अनिश्चित समय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन टिल का प्रयोग किया गया है। इस कारण से यहाँ पे प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया गया है? टिल का प्रयोग किया गया है। टिल का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित समय है, इसलिए प्रीपोजिशन टिल का प्रयोग किया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं, शाबाश। बेहतर तरीके से इसे राइट करो और बेहतर तरीके से इस टॉपिक को बिल्कुल जी जान से कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करना है? बिल्कुल डीपली कंप्लीट करना है। अभी और भी बहुत सारे यूज हैं, बाकी यूज नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। पहले इतना कंप्लीट करिए, पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से आपको प्रॉपरली चलना है और बेहतर तरीके से तैयार करना है। एक दिन मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि एक दिन वो दिन आएगा जब आप यूपी में आपको एक प्लेस मिलेगी। इसलिए कहता हूं बेटा, अभी जी जान से मेहनत में अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओ। समय का इंतजार मत करो, समय को वेस्ट मत करो। अभी से कॉन्शियस हो जाओ, अभी से एक कमिटमेंट लो, अपने मन में ठान लो कि नहीं मुझे यूपी टॉप करना है, मुझे प्लेस चाहिए, मुझे पहला स्थान चाहिए और टॉप मेहनत करो। यकीनन मैं सदैव आपके साथ हूं। ओके इंग्लिश क्लासेज आपके साथ सदैव साथ है। इस तरह से आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हो, लेकिन इस बात को याद रखना, लक्ष्य को भेदने के लिए पहले लक्ष्य को हर समय अपनी निगाहों में रखना। जब आप लक्ष्य को हर समय अपनी निगाहों में रखोगे तो वो लक्ष्य आपसे बच नहीं सकता। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।
ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।